नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हमने पीछे जितने भी हिंदी के टॉपिक पढ़ रखे हैं उन सभी टॉपिकों से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं और जिस जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी टॉपिकों को, उन सभी क्वेश्चनों को आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। आप बने रहिएगा और देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और आप उसमें से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल देखिएगा कि आप उसमें से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए हम उसको स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू आपको समझाने वाले हैं और सब कुछ आपको बहुत ही बेखूबी तरीके से बताने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं। इसमें देखिए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो भी जितने भी प्रश्न हैं, अर्थात हमने फर्स्ट चैप्टर में जितने भी टॉपिक पढ़ रखे उसमें विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी को हम लोग बहुत ही बखूबी तरीके से समझते हुए चलेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे किस किस परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ, जैसे पहला क्वेश्चन जो आपका यूपीएसआई 2017 में आबकारी विभाग परीक्षा 2016, यूपीएसआई परीक्षा 2016, ये सभी तरीके के जहाँ जहाँ जो कुछ पूछे गए सब कुछ आपको यहाँ पे बाकायदे लिखे मिलेगा। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो बिना पूछे हुए क्वेश्चन अपने मन से बना के बोला गया हो, अर्थात जो भी क्वेश्चन होगा वो ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग बहुत देर ना करते हुए बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपका, क्वेश्चन पूछता है किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था, अर्थात हिंदी भाषा को किस वर्ष स्वीकार किया गया था। तो आप लोग जानते हैं हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया था आपको 14 सितंबर 1949 को। कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को सबसे पहले क्या किया गया था? स्वीकृत अर्थात स्वीकार किया गया था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था, अर्थात हिंदी को किस भाषा का दर्जा दिया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो जो आपके ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलता है हिंदी को राजभाषा का दर्जा, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है आपका, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन है आपका? तो हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो आप लोग जानते हैं हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है, अर्थात हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है, अर्थात किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और उसकी लिपि देवनागरी बताया गया है, ये पूछा है। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा उसकी लिपि देवनागरी स्वीकार किया गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था, अर्थात राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 1955 में। कब? तो आपसे पूछ दे तो आप जानते हैं कि 7 जून 1955 को। कब? 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि हिंदी की आदि जननी क्या है, अर्थात हिंदी की आदि जननी क्या है, अर्थात हिंदी किससे विकसित हुई है। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी की आदि जननी जो है आपकी वो है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी किसको बोला जाता है? तो संस्कृत को बोला जाता है हिंदी की आदि जननी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका कि लिपि की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन में क्या कहता है? लिपि की आवश्यकता होती है क्या करने के लिए? भाषा लिखने के लिए। तो आप जानते हैं कि लिपि की आवश्यकता क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है कि लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? भाषा को लिखने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग आपको देखने को मिला था जय भट्ट के शिलालेख में। कहाँ मिला था? तो जय भट्ट के शिलालेख में सबसे पहले आपकी देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग देखने को मिला था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, अर्थात इस समय जो वर्तमान में हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो वर्तमान हिंदी आप जानते हैं कि देवनागरी लिपि में हम लोग हिंदी को लिखते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर किस में दे रखा है? 10 में दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारत के संविधान में डैश है हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया, अर्थात भारत की संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को क्या बताया गया है? राजभाषा बताया गया है कि ये राजभाषा। तो आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा का दर्जा बताया गया है संविधान में। ठीक, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हिंदी डैश है भाषा की उत्तराधिकारी, तथा हिंदी किस किस भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी जो है आपकी किस भाषा की उत्तराधिकारी है, तो संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा है। अर्थात संस्कृत का धीरे धीरे स्थान लेके आ चुकी है। जैसे सबसे पहले संस्कृत प्रचलित था, तो अब धीरे धीरे हिंदी प्रचलित हो गया है। तो हिंदी किसकी उत्तराधिकारी है, संस्कृत के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी का स्थान तीसरा है। सबसे पहले अंग्रेजी है, दूसरा पे मंदारिन चीन का है, और तीसरा पे आपका क्या है, हिंदी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक, पहले पे इंग्लिश, दूसरे पे मंदारिन, तीसरे पे हिंदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भाषा लिखने के लिए क्या करें, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। अर्थात भाषा लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं, लिपि। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको, उसको क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 15 करेगा ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। अर्थात ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई, तो आप लोग जानते हैं ब्राह्मी से आपकी देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि ब्राह्मी से आपकी देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 का है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। अर्थात कौन सी भाषा हिंदी को विकास प्रदान करने वाली है। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा आपकी अपभ्रंश है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपके दे रखा है कि हिंदी के विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, अपभ्रंश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 का है आपकी कि अवधी जो है, जो अवधी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आप लोग जानते हैं कि अवधी बोली आपकी किस अपभ्रंश से है, तो आपकी अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है, जो आपकी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि अवधी आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि हिंदी की मूल उत्तराधिकारी किसे माना जाता है। अर्थात किसको कहा जाता है कि कहाँ, मतलब किससे हिंदी विकसित हुई है, मूल रूप से किससे विकसित हुई है, उत्तराधिकारी जो बोला जाता है। तो आप जानते हैं कि सौरश्रेणी अपभ्रंश से हिंदी विकसित हुई है, जो आपकी ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए, सौरश्रेणी अपभ्रंश हिंदी की मूल उत्तराधिकारी, अर्थात हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरश्रेणी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है। अब देखिए वाराणसी, गोरखपुर और आरा मतलब बिहार में आप लोग जानते हैं बिहार वगैरह भोजपुरी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है भोजपुरी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भोजपुरी। अर्थात वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भोजपुरी बोली आपकी बोली जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 का है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। अर्थात ब्रज भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो हमने आपको बताया था ब्रज भाषा मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि ब्रज भाषा मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए में आपका दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 21 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वो क्या बन जाती है। मतलब जो बोली का क्षेत्र है थोड़ा सा वो विकसित हो जाएगा, उसमें साहित्य की रचना हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी। तो आप जानते हैं जब बोली थोड़ा सा विकसित होगी तो उपभाषा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बोली थोड़ा सा विकसित होकर उपभाषा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, क्या कहलाएगी, उपभाषा कहलाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि बुंदेली जो आपकी भाषा है, बोली है, वो उसका क्षेत्र क्या है। मतलब बुंदेली का क्षेत्र पूछ रहा है। तो बुंदेली का क्षेत्र आप लोग जानते हैं, हमने ट्रिक बताया था कि बुझ गया जला सिवान हमारा, बुझ गया जला सिवान हमारा। ठीक, तो बुझ गया अर्थात झांसी, जालौन और दतिया हमने बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिलेगा झांसी, जालौन और दतिया। अर्थात बुझ मतलब झांसी, जालौन, दतिया, ये सब सारे जो क्षेत्र है वो बुंदेली के अंतर्गत आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 के बाद 23 क्वेश्चन कर रहा है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहता है। अर्थात कौन सी ऐसी भाषा जिसका अनुवाद किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो भी भाषा का अनुवाद कर रहे हैं वो मूल भाषा है, अर्थात मेन भाषा है, अर्थात उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्रोत भाषा बोलेंगे, कि वो स्रोत है हमारी, तभी तो हम उसका अनुवाद कर रहे हैं। नहीं तो खुद अनुवादित होती तो हम उसका अनुवाद कर ही नहीं पाते। अर्थात इसका मतलब वो स्रोत भाषा है हमारी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ब्रज जो है हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। अर्थात ब्रज जो है आपकी वो हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत है, ब्रज वाली। तो ब्रज आप लोग जानते हैं हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ब्रज हमने बोला था पश्चिम में खड़ी ब्रज की बुआ भांगरू, हमने ट्रिक के माध्यम से भी बताया था कि ब्रज किस में के अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी के अंतर्गत आती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि पूर्वी
हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो पूर्वी हिंदी में हमने बताया था आपको ABC अर्थात अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, जबकि इसमें जयपुरी दे रखा है जो आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं बोली जाती है। ठीक, अवधी बोली जाती है, बघेली बोली, छत्तीसगढ़ी तो बोली जाती है, लेकिन नहीं, उसमें पूछ रहे नहीं बोली जाती है, तो नहीं के लिए आपकी जयपुरी नहीं बोली जाती। ठीक, आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, अर्थात उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ऑप्शन दे रखा है बुंदेली, बांगरू, हाड़ौती और कन्नौज। जैसे जानते हैं कि कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो कन्नौज जब दिया है तो कन्नौज ही आपको उत्तर प्रदेश में बोली जाएगी। बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग ट्रिक मार के आगे निकल लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि मथुरा और वृंदावन, क्या क्वेश्चन दिया है कि मथुरा और वृंदावन के प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है, अर्थात मथुरा और वृंदावन के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये पूछने का इसका तात्पर्य है। तो मथुरा और वृंदावन में आप लोग जानते हैं कि ब्रज भाषा का क्षेत्र है मथुरा और वृंदावन, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ से मार देंगे कि ब्रज भाषा का क्षेत्र है, ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, अर्थात उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो आप लोग जानते हैं कि भोजपुरी, मेवाती, ब्रज और कन्नौजी में आप लोग देखेंगे तो भोजपुरी तो उत्तर प्रदेश में बोली ही जाती है, उत्तर प्रदेश में ब्रज भी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, लेकिन आप लोग मेवाती देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोले जाने वाली भाषा है। ठीक, आपको यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो आप लोग नहीं के हिसाब से उत्तर देंगे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, मतलब प्राचीन अर्थात पुरानी भाषा कौन सी नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक भी प्राचीन है, संस्कृत भी प्राचीन है, अपभ्रंश भी प्राचीन है, लेकिन पंजाबी आपकी प्राचीन भाषा नहीं है। वो कौन सी भाषा है? नवीन भाषा के अंतर्गत पंजाबी आपकी आ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 करें कि कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, अर्थात बिहारी की कौन सी बोली नहीं है, मतलब बिहारी जो कवि थे आपके वो कौन सी बोली नहीं बोलते थे? तो बिहारी जो है आपकी जयपुरी से संबंधित नहीं थे, जयपुरी से संबंधित कोई भी रचना फिर कोई भी बोली उनकी नहीं देखने को मिलती है, बल्कि मैथिली, मगही और भोजपुरी संबंधित उनकी बहुत सारी रचनाएं और बहुत बोलियों के मतलब देखने को मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि पंजाब में हिंदी का प्रचलन किसने किया, अर्थात पंजाब में जो है हिंदी का प्रचलन किसने किया था? तो पंजाब में हिंदी का प्रचलन आपके श्रद्धालु लाल फुल्लौरी ने किया था। किसने किया था? तो श्रद्धालु लाल फुल्लौरी ने किया था पंजाब में हिंदी का प्रचलन, श्रद्धालु लाल फुल्लौरी आप लोग याद रखें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, अर्थात उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो आप लोग जानते हैं कि खड़ी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है। आप लोग यहाँ पे जयपुरी देखेंगे, जो जयपुर राजस्थान में पड़ता है, तो ये राजस्थानी के अंतर्गत आ जाएगी, तो ये जयपुरी जो है आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। यहाँ से आप बहुत ही बखूबी तरीके से आंसर करते हुए चलेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन 33 जो पूछ दिया, 33 क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से पूछा है कि जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है, अर्थात जयपुरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुरी को आप लोग जानते हैं कि जयपुरी को ढूढ़ांडी नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जयपुरी का स्थानीय नाम ढूढ़ांडी भी आप बोल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कौन सी, तो आप जानते हैं उत्तर अवधी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, जबकि आपकी उत्तर प्रदेश में पहाड़ी नहीं बोली जाती है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ? जो आज के डेट में जो आर्य भाषा है, अर्थात जो भाषा हम लोग आर्य भाषा के रूप में यूज करते हैं, वो उसका विकास किससे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं उसका विकास जो है आपकी अपभ्रंश से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको बहुत ही बखूबी तरीके से मिलेगा कि उसका विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? आधुनिक की बात करें तो आप लोग जानते हैं आधुनिक कब से है, तो 1000 ईस्वी से अब तक की जो समय अवधि है वो आधुनिक काल का ही समय अवधि है, 1000 से लेके अब तक का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में लौकिक संस्कृत क्या है? लौकिक संस्कृत डैश और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। मतलब इसमें भरना है आपको कि लौकिक संस्कृत किसका और किसका अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। तो आप लोग जानते हैं इसको अगर आप लोग भरना चाहेंगे तो आप लोग भरेंगे कि लौकिक जो संस्कृत है वो लौकिक संस्कृत आपकी जो है वो पाली, कौन सी? पाली और प्राकृतिक
अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है? लौकिक संस्कृति, पाली और किसकी? प्राकृतिक। आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे कि लौकिक जो है आपकी पाली और प्राकृतिक के अंतर्गत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं तो हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? पूछ लिया आपको हिंदी के जो मानक रूप है वो किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का जो मानक रूप है वो आप जानते हैं कि खड़ी बोली से विकसित हुआ है हिंदी का मानक रूप, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि खड़ी बोली से विकसित हुआ हिंदी का मानक रूप। ठीक। क्वेश्चन 39 में क्या है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर इन क्षेत्रों में जो कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखिए मथुरा के आसपास का क्षेत्र हमने बताया था कि ब्रज भाषा का क्षेत्र है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में कि ब्रज भाषा मथुरा के आसपास से फिर मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर में बोली जाती है। बहुत ही ज़्यादा इधर उधर गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? मतलब सबसे पुरानी आर्य भाषा कौन सी है? तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पुरानी आर्य भाषा आपकी है वैदिक संस्कृत। सबसे प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत सबसे पुरानी आर्य भाषा है क्वेश्चन नंबर 40 के हिसाब से। ठीक। क्वेश्चन में 41 क्या कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा आपको कन्नड़ देखने को मिल जाएगी ऑप्शन नंबर सी में कि द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़। आपसे पूछे द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो कन्नड़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कि हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? अर्थात हाड़ौती जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है? तो आप लोग जानते हैं कि हाड़ौती बोली आपकी राजस्थान में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर डी में आपको देखने को मिलेगा हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 है कि रागड़ी बोली रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो उसके हिसाब से अगर आप लोग आंसर मारेंगे तो रागड़ी बोली आप लोग हरियाणा में जहाँ देखेंगे तो रागड़ी बोली का प्रचलन हरियाणा में देखने को मिलता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि रागड़ी बोली आपकी हरियाणा में बोली जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, 44 के बाद 43 के बाद 44 की बात करें तो कहा है कि इनमें से कौन सी जो बोली है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में नहीं है? अर्थात मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है, मतलब जो मध्य प्रदेश में बोली जाती है उनमें से जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से कुछ ऐसा है जो वो मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आपकी बांगरू नहीं बोली जाती, क्योंकि हमने बोला था कि ब्रज की बुआ बांगरू, ब्रज भाषा में ब्रज की क्षेत्रों में बांगरू वगैरह आता है, उसके हिसाब से ये बांगरू आपकी मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक। क्वेश्चन में 45 कर रहा है कि बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपकी बघेली बोली है वो बघेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आपको मैंने बताया था बघेली ABC, मैंने बोला था अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत बोली जाती है? तब बघेली बोली की किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो हमने आपको बताया था बघेली बोली आपकी क्वेश्चन 45 है बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? तो बघेली बोली आपकी जबलपुर की बोली है। कहाँ की? जबलपुर की बोली है बघेली। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका कि क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? अर्थात पुरानी हिंदी, उर्दू और संस्कृत के मिश्रण से जो आपकी विकसित हुई है वो कौन सी भाषा है, अर्थात कौन सी जबान है? तो आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तानी भाषा। कौन सी भाषा? हिंदुस्तानी भाषा जो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से विकसित हुई है वो है आपकी हिंदुस्तानी भाषा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? अर्थात पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू, इस तरीके से करते हुए 5 बोली आपको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। खड़ी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। हमने पीछे की वीडियो में सब कुछ बहुत ही बाकायदे तरीके से समझा रखा है, आप लोग पीछे की ट्यूटोरियल देख के सब कुछ बहुत ही ईजी वे में समझ सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करते हुए चल रहे हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि किस सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहता है? अर्थात जो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सीमित क्षेत्र भाई आप जानते हैं जब सीमित क्षेत्र किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत है तो वो छोटा मोटा क्या हो जाएगा, आपकी कोई ना कोई बोली हो जाएगी जो सीमित क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेगी। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 49 को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 49 करा है कि भाषा को बोलते समय
होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहता है? आप जब भाषा बोलते हैं उस समय जो उतार चढ़ाव होता है उसको क्या बोलते हैं? तो आप लोग जानते हैं भाषा बोलते समय उतार चढ़ाव जो होता है उसे हम लोग अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं भाषा बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? अर्थात जो रोमन लिपि है उसका प्रयोग किस भाषा के लिए, आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, नहीं होता है। तो रोमन लिपि का प्रयोग आप लोग देखेंगे कुल्लई भाषा के लिए, कुल्लुई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि जर्मनी, फ्रेंच, स्पेनिश में लिए होता है, लेकिन कुल्लई भाषा के लिए रोमन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 51 क्या कह रहा है कि जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? अर्थात जब 2001 में जनगणना हुई थी उसके आधार पर अगर हम लोग देखें तो कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो इन ऑप्शन से अगर हम लोग मिलाएं तो ऑप्शन में देखेंगे तो बंगाली भाषा जो ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। जनगणना 2001 के हिसाब से बंगाली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 करें कि कन्नौजी बोली जो है वो मुख्य रूप से कौन से ज़िले में बोली जाती है? तो कन्नौजी किस ज़िले में बोली जाती है? तो आप लोग जानेंगे कन्नौजी आपके फर्रुखाबाद ज़िले में आपको देखने को मिलेगी कि फर्रुखाबाद ज़िले में कन्नौजी बोली आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है आपका? 53 कह रहा है कि बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्यों में बोली जाती है? अर्थात जो आपकी भाषा है बांगरू, वो बांगरू किस राज्य में ज़्यादा देखने को मिलती है? तो आपकी हरियाणवी क्षेत्र में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अर्थात हरियाणा के क्षेत्र में आपको बांगरू सर्वाधिक देखने को मिल जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, 54 कह रहा है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? अर्थात हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा है कि अर्थात हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को किसने विकसित किया था? तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था? फिट किया था कि अब हिंदी के स्थान पर सर्वाधिक प्रयोग किसका होगा? इंग्लिश का, लॉर्ड मैकाले की ही देन थी। ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? अर्थात भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम लोग बोलते हैं बोली। क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं भाषा के क्षेत्रीय रूप को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? अर्थात भाषा का मौखिक रूप अर्थात मुंह से बात करना है तो पत्र तो हो नहीं सकता, निबंध तो हो नहीं सकता, परियोजना तो हो नहीं सकता, तो आपका हो जाएगा परिचर्चा। आप लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, तो वो भाषा का क्या हो जाएगा? मौखिक रूप हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? अर्थात कन्नड़ जो है वो किस भाषा परिवार का है? तो आप लोग जानते हैं कन्नड़ जो है आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। किस भाषा का? द्रविड़ भाषा परिवार की, अर्थात कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। क्वेश्चन नंबर 57। ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्थात हिंदी की जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी की जो खड़ी बोली है वो आपकी सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 58 का सी आपको दे रखा है कि सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 59 में आपको दे रखा है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। कहाँ की बोली है भाई? छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत रखी जाती है? उसका वर्गीकरण करके कहाँ उसको फिट किया गया है? तो आप देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ी है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत उसको रखा जाता है। किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? अर्थात जो छत्तीसगढ़ी है वो किस भाषा की बोली है? तो आप लोग जानते हैं, अभी हमने पीछे भी बताया कि छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 59 में भी सेम यही इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो हमने उसको भी पूर्वी हिंदी बताया, और सेम भी क्वेश्चन नंबर 60 में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें भी उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। ठीक। आप लोग बाकायदा तरीके से ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है आपकी कि हिंदी भाषा की इतनी विख्यात बोली, अर्थात हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोली? देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे बोल रहा है विख्यात की बात कर रहा है, मतलब प्रचलित बोलियों की बात कर रहा है, ना कि सभी की बात कर रहा है। तो विख्यात बोलियों की बात करते हैं तो हिंदी भाषा की जो विख्यात बोलियाँ हैं उनकी संख्या है 5। कितनी संख्या है? 5 है विख्यात बोलियाँ हिंदी की। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 आपको कह रहा है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में किस प्रकार की भाषा है। अगर आकृति की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो आप लोग जानते हैं आकृति के आधार पर हिंदी श्रेष्ठ योगात्मक भाषा है। श्रेष्ठ क्या है? योगात्मक भाषा है आकृति के आधार पर हिंदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 63 की बात करें, 63 में लिखा है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रज की बात करें कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ब्रज भाषा का विकास आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से देखने को मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है किस क्षेत्रीय बोली को काशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काशिका किस क्षेत्रीय बोली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है। तो काशिका आप लोग जानते हैं कि वाराणसी क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। किस क्षेत्र की? तो वाराणसी क्षेत्र की जो बोली है उसी बोली को क्या कहा जाता है? उसी बोली को आप लोग क्या कहते हैं? काशिका कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है। किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो पश्चिम में खड़ी ब्रज की बुआ बांगरू किसे कन्नौजी हमने बताया था, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कन्नौजी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं बोली जाती है। अर्थात कौन सी ऐसी बोली जो पूर्वी के अंतर्गत नहीं होती। पूर्वी के अंदर हमने बताया था ABC अर्थात अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, लेकिन जो मगही आपको दे रखा है ये पूर्वी के अंतर्गत नहीं बोली जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है कि क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हमने बोला था कि हमारी जयपुरी हमने बताया था, मालवी बताया था, मेवाती बताया था, मारवाड़ी बताया था। इस तरह करके आपको देखेंगे तो मेवाती आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो आपकी किसके? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा है कि सितंबर माह के में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। अर्थात सितंबर माह में जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन था वो भारत के किस शहर में आयोजित हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि 10वां जो था आपका भोपाल में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? भोपाल में आयोजित हुआ था। और उसका थीम क्या था? कि थीम था हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। थीम क्या था? हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं थीम था। सही से लिखा नहीं जा रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं जो आपका 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन था भोपाल में हुआ था। थीम था हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। ठीक, क्वेश्चन 59 की बात करें तो 59 में दिया है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अर्थात हिंदी के अलावा कौन सी ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अब देखें कि नेपाली ऐसी भाषा है जो हिंदी के अलावा एकमात्र ऐसी भाषा जो किसमें? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली भी। ठीक, और हम लोग 70वीं क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, 70 में लिखा है कि खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है, तो किस से निकली हुई है ये पूछना चाहता है। तो खड़ी बोली आप जानेंगे कि खड़ी बोली आपकी पश्चिमी हिंदी से निकली हुई है। किससे? खड़ी बोली आपकी पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है खड़ी बोली। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 71 के बाद आगे बढ़ते हैं, 70 के बाद आगे बढ़ते हैं 71 पे, तो भाषा के शुद्ध रूप क्या करा है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। अर्थात क्या करेंगे तो भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान होगा। तो अगर आप लोग व्याकरण वगैरह सही से कर लेते हैं, बोल चाल अच्छी कर लेते हैं, तो आपको भाषा का शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। अर्थात अब ऑप्शन नंबर C दिया है आपका व्याकरण शुद्ध रूप ज्ञान के ये भाषा के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है? 72 कह रहा है आपका कि किस बोली में ने परसर्ग लगा जाता है। अर्थात कौन सी ऐसी बोली है जिसमें ने लगा जाता है। आपकी क्वेश्चन नंबर किस में कर रहा है? 72 कर रहा है। तो खड़ी बोली जो आप लोग देखेंगे तो खड़ी बोली के परसर्ग में ने का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बखूबी तरीके से देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। सबसे पहले हिंदी भाषा का नाम किसने सजेस्ट किया था? तो हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले आपको राजा राम मोहन राय ने सजेस्ट किया था। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाव दिया था। ठीक, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 में आपका दिया है कि मानक हिंदी का आधार क्या है। अर्थात जो मानक हिंदी है उसका आधार क्या है। तो मानक हिंदी का आधार आप लोग जानते हैं खड़ी बोली है आपकी मानक हिंदी का
आधार। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन 75 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन 75 कर रहा है कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो पूर्वी हिंदी की बात करें, किसकी, पूर्वी हिंदी की। तो हम लोग जानते हैं पूर्वी हिंदी आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। किससे, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी आपकी विकसित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ था। किसकी, आर्य भाषा के प्रारंभ की बात करें तो भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास आपको देखने को मिलता है आर्य भाषा का प्रारंभ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 77 में आपको दे रखा है कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी 4 जो है राजस्थानी, मराठी, पूर्वी, पंजाबी, पूर्वी, पश्चिमी आपकी दे रखी है। तो उपभाषा हिंदी की नहीं है, तो आपको जानने की हिंदी की उपभाषा आपके यहाँ पे मराठी नहीं है, जो आपको बहुत ही साफ ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, 78 में लिखा है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, जो गाजीपुर में बोली जाती है। तो गाजीपुर जानते हैं आप लोग, अगल बगल का आपके क्षेत्र है, तो गाजीपुर में क्या बोला जाएगा, भोजपुरी आपकी बोली जाने वाला बता, तो भोजपुरी का क्षेत्र है गाजीपुर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो पूछ रहे कि हाड़ौती बोली किसकी है। तो हाड़ौती बोली आप लोग जानते हैं किसकी है, तो हाड़ौती बोली आपकी पूर्वी राजस्थान की बोली है। हाड़ौती किसकी, पूर्वी अर्थात राजस्थान की बोली है, पूर्वी राजस्थान की बोली है आपकी हाड़ौती। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में क्या है, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाने वाली तो ब्रज, अवधी, मैथिली और खड़ी बोली में से कौन सी आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, ये बात पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि मैथिली आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। कौन सी, मैथिली आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 81 में दे रखा है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। किसकी बात करें, कोंकणी भाषा। तो आप जानते हैं महाराष्ट्र और गोवा में आपकी कोंकणी भाषा का प्रचलन देखने को मिलता है, महाराष्ट्र और गोवा में। क्वेश्चन नंबर 81। 82 क्या कर रहा है कि कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है, दूसरी राजभाषा है। अर्थात उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी भाषा है। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा जो आपकी उर्दू है, हिंदी के बाद अगला उर्दू आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 में 83 क्वेश्चन क्या कहता है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। तो रामचरितमानस आप जानते हैं कि अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस किस भाषा में, अवधी भाषा में। आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछता है और पूछा भी गया है कहाँ कहाँ, सारे कुछ आप लोग को नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, कौन सा क्वेश्चन कहाँ और किस तरीके से पूछा गया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, 84 है आपकी कि खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है, कौन है ऐसा जो खड़ी बोली का प्रथम कवि है। तो अमीर खुसरो आपके खड़ी बोली के कवि आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85 की अगर बात करें तो 85 क्या है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। क्या है, खड़ी बोली का हिंदी का अन्य सही नाम क्या है। तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम हम लोग और भी बोल सकते हैं। खड़ी बोली को हम लोग कौरवी के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, कौरवी भी आपकी खड़ी बोली के रूप में जानी जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो 86 तरह का फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, किस जनपद में, फैजाबाद जनपद में। तो आप लोग फैजाबाद जनपद में देखेंगे तो अवधी बोली आपकी फैजाबाद जनपद में देखने को मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 87 करें, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। क्या कर रहा है, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 87 कर रहा है तो कन्नौजी बोली की बात कर रहा है, किसकी, कन्नौजी बोली। तो कन्नौजी बोली आपकी बोली जाती है हरदोई जनपद में। किस जनपद में, हरदोई जनपद में बोली जाती है आपकी कन्नौजी बोली। किस जनपद में, हरदोई जनपद में बोली जाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि हरदोई जनपद में कन्नौजी आपकी बोली जाती है। ठीक, क्वेश्चन 88 कर रहा है, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की नहीं है पूछ रहा है। तो भोजपुरी है, आप लोग जानते हैं, ब्रज है, अवधी है, सब आपके उत्तर प्रदेश की, लेकिन बघेली आपकी छत्तीसगढ़ की, न कि उत्तर प्रदेश की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है कि अधोलिखित में से एक भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है। तो भोजपुरी का क्षेत्र कौन कौन सा नहीं है। तो आप जानते हैं इलाहाबाद आपका भोजपुरी का क्षेत्र नहीं पड़ता है। कौन सा, इलाहाबाद भोजपुरी का क्षेत्र नहीं पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र के हैं। मतलब बहराइच, रायबरेली और सुल्तानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर किस
बोली के क्षेत्र में है? तो आप लोग देखेंगे बहराइच और सुल्तानपुर और रामपुर। तो आप लोग देखेंगे अवधी के क्षेत्र के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं आपके, किसमें? अवधी के अंतर्गत। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 91 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 91 में है क्या है वो भी देख लेते हैं। कहा है कि आर्यो, जो आर्यो शब्द है ये निम्नलिखित में से किस बोली का शब्द है? अर्थात आर्यो जो शब्द है वो किस बोली का शब्द है, यहाँ पे ये पूछना चाहता है। तो आर्यो जो है आपका ब्रज भाषा का शब्द है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछे कि आर्यो शब्द किस बोली का है, तो आपकी ब्रज बोली का है आर्यो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91। 92 क्या कर रहा है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? अर्थात हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ईरानियों ने किया था। हिंदी शब्द का प्रयोग ईरानियों, अर्थात ईरानियों ने दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप लोग जानते हैं कि पंजाबी भाषा जो आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 94 में बोला है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य देखने को मिलता है आपका प्रिय प्रवास। कौन सा? प्रिय प्रवास मिलता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ठीक, क्वेश्चन 95 में से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो बिहारी हिंदी का कौन सा रूप नहीं है वो बोल रहा है। तो मगही, भोजपुरी, मैथिली तो मिलती है, लेकिन अवधी आपकी बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा, अर्थात बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की सबसे पहले बौद्ध धर्म प्रयोग की जाती थी पाली। किसमें? कौन सी? पाली। हमने बताया था आपको सब कुछ पीछे बहुत ही बखूबी तरीके से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 97 में है कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? कौन सी? हरियाणवी या फिर बांगरी। तो आप लोग जानते हैं कि पश्चिमोत्तर सौसैनी अपभ्रंश से विकसित है आपकी हरियाणवी और बांगरू, पश्चिमोत्तर सौसैनी अपभ्रंश से विकसित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि हिंदी की पारणी किसे कहा जाता है? किसकी? हिंदी की पारणी किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पारणिनि कहा जाता है, किशोरी दास वाजपेयी को। ठीक, क्वेश्चन 99 की बात करें तो 99 करें कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन था? क्या? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान तो आपका था जेसुआ केटलर। कौन सा था? जेसुआ केटलर था हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान, जेसुआ केटलर। आप लोग ध्यान रखें। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? किसका? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि आप लोग जानते हैं स्वयंभू को कहा जाता है। किसको? स्वयंभू। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कहा गया है उसको हम देख लेते हैं। तो कहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अर्थात किसमें कहा गया है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा? तो आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का निर्देश दिया गया अनुच्छेद 348 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह एक शामिल नहीं था। इसमें से कुछ एक ऐसा ऑप्शन है जो इन 22 भाषाओं के अंतर्गत नहीं मिलेगा। ठीक, तो वो कौन सी भाषा है वही आपको खोजना है। तो आप लोग जानते हैं कि भोजपुरी आपकी 22 भाषाओं में से कहीं भी विकसित आपको देखने को नहीं मिलेगी, अर्थात कहीं भी चर्चा इसको नहीं देखने को मिलेगा 22 भाषाओं में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें तो क्वेश्चन 103 में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाले भाषा के बारे में वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाले भाषा का वर्णन 210 में। ठीक, 120 में अगर पूछे तो 120 में क्या है आपकी अनुच्छेद 120 में? तो 120 में है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वर्णन 120 में। चूँकि हम लोग उसको नहीं, हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं 210 की बात करें, 210 में आपकी क्या है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा है, किसमें? 210 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 को देख लेते हैं। तो 104 कह रहा है कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? जो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग जानते हैं 1960 में हुई थी। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। क्वेश्चन नंबर 105 में आपको बहुत ही बखूबी तरीके से लिखा गया है कि अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं अवधी बोली का अन्य नाम क्या है आपकी? कोसली भी आपको
अवधि बोली का अन्य नाम देखने को मिलता है। ठीक, तो इस तरीके से करके हमने आपको टोटल 105 क्वेश्चन करा दिए, जो आपके पिछले जितने भी ट्यूटोरियल हैं उन सभी ट्यूटोरियल में जिससे संबंधित जो भी टॉपिक हो सकते थे, जो भी क्वेश्चन हो सकते थे, वो सारे क्वेश्चन आपको हमने इसमें बहुत ही बखूबी तरीके से कराया। आप लोग पूरी अगर क्लास पीछे की कर लेते हैं और उसके साथ साथ आप लोग ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तो आपको उम्मीद है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है और ना ही इससे बाहर कभी आपका कुछ भी छूटने वाला है। ठीक, तो इस तरीके से करके हमने आपको 105 क्वेश्चन करा दिए जो हमारे पीछे के टॉपिक्स हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, उसमें हम लोग वर्णमाला को समझेंगे, स्वर व्यंजन को समझते हुए फिर उसके संबंधित क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम लोग इसी तरीके धीरे धीरे सारे टॉपिक क्लियर कर देंगे और आपको बहुत ही बखूबी तरीके से समझाते हुए चलेंगे, बहुत ही क्लियर वे में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, हम लेते हैं आपसे विदा और कहते हैं धन्यवाद फिलहाल आपसे आज के लिए।